आज हम लोग एक केस डिस्कस करेंगे एक बाऊजी का, जो कि एक वृद्ध व्यक्ति हैं और हमारे पास वीकनेस ऑफ द लोअर साइड ऑफ द बॉडी लेके आए, सडन ऑनसेट वीकनेस। अधिकतर कैसे होता है कि व्यक्ति ठीक ठाक रात में सोया और सुबह अपने घर वालों को बाथरूम के आसपास या बेड के पास ज़मीन पे मिला, वो उन्होंने उठाने की कोशिश करी तो उन्होंने देखा कि एक शरीर का हिस्सा काम नहीं कर रहा था, चाहे दायां हो सकता है चाहे बायां हो सकता है। इस केस में लेफ़्ट साइडेड वीकनेस हमारे पेशेंट को थी। तो इसमें क्या क्या चीज़ें दिमाग में आती हैं? सडनली एक चीज़ दिमाग में आती है कि देखो ज़मीन पे गिरे पड़े हैं, पैर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, कहीं कूल्हे की हड्डी तो नहीं टूट गई जिस वजह से नहीं उठ पा रहे हैं, तो फ्रैक्चर और फॉल की बात दिमाग में आती है। दूसरी क्या चीज़ दिमाग में आनी चाहिए कि फ्रैक्चर अगर हुआ तो क्यों हुआ, गिरे तो क्यों गिरे? इसलिए गिरे क्योंकि पेशेंट को स्ट्रोक हुआ रात में सोते सोते। स्ट्रोक होने के कारण एक तरफ की ताकत चली जाती है। आपको ध्यान रखना चाहिए कि जैसे इनमें अगर लेफ़्ट साइड की ताकत गई है तो स्ट्रोक ब्रेन के किस तरफ हुआ होगा? राइट साइड में। जिस तरफ की ताकत जाती है स्ट्रोक उसके अपोजिट साइड में होता है, यानी कि खून का थक्का या ब्लड का क्लॉट जो जमा, जब वो राइट साइड में जमेगा तब लेफ़्ट साइड ऑफ द बॉडी पैरालाइज हो जाएगी। अब अगर मान लो उनको स्ट्रोक हो गया, स्ट्रोक भी दो प्रकार के हुए। पहला हेमरेजिक स्ट्रोक, कि ब्लड प्रेशर बढ़ा और ब्रेन के राइट साइड ऑफ द बॉडी में ब्लड की वेसल फट गई और वहाँ से ब्लड लीक हो गया, और लीक होने के कारण एक बड़ा सा हैमरेज हो गया। तो ब्रेन हैमरेज के कारण भी अपोजिट साइड की वीकनेस हो जाएगी। दूसरा क्या कारण है वीकनेस होने का या स्ट्रोक होने का? दूसरा कारण है कि कोई छोटा सा क्लॉट ब्लड वेसल के अंदर जाके फंस गया। तो जैसे ही जो ब्रेन के हिस्से को ब्लड ले जाने वाली रक्त कोशिका है उसके अंदर इतना बड़ा क्लॉट फंस जाएगा तो उस रक्त कोशिका से खून आगे नहीं जाएगा ना? यस सर। तो जहाँ जहाँ खून जा रहा होगा उस हिस्से में ब्लड नहीं पहुँचेगा, ब्लड के साथ ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगी। जब ब्लड और ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगी तो उसको इस्कीमिया कह देंगे। क्या कह देंगे? इस्कीमिया। इसी से बना शब्द इस्केमिक स्ट्रोक। क्या बना? इस्कीमिक स्ट्रोक। ब्लड और ऑक्सीजन ना पहुँचने की वजह से ब्रेन के सेल्स, जिनको न्यूरॉन्स कहते हैं, उनको न्यूट्रिशन नहीं मिला और न्यूट्रिशन के अभाव में ब्रेन का वो हिस्सा डैमेज हो गया। तो उस ब्रेन के हिस्से में जो फंक्शंस होते थे वो फंक्शंस चले गए, जिसके कारण इन बाऊजी को एक तरफ की कमज़ोरी आ गई है। तो इसके लिए सबसे पहला काम क्या होता है कि हमको न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करके देखना होता है कि हमारे मरीज़ के किस पैर में ताकत है, किस हाथ में ताकत है, मसल पावर कितनी है। दायां हाथ उठाइए, बायां हाथ उठाइए, दायां पैर उठाइए, बायां पैर उठाइए, कस के उंगली पकड़िए। क्या उंगली पूरी ताकत से पकड़ रहे हैं, खट से छुड़ा दे रहे हैं? तो मसल पावर अगर पूरी है तो 5/5 कहेंगे, थोड़ी कम है तो 4/5 कहेंगे, बहुत ही कम है तो 2/5 कहेंगे। मरीज़ ओरिएंटेड है कि नहीं, नाम बता पा रहा है कि नहीं, प्लेस बता पा रहा है कि नहीं, छोटे सिंपल कैलकुलेशंस कर पा रहा है कि नहीं, 2+2 बता पा रहा है कि नहीं, उसका कॉग्निशन कैसा है, उसका सोच कैसी है, उसका कैलकुलेशन कैसा है, वो कंफ्यूज तो नहीं है, वो ओरिएंटेड है कि नहीं है। इतनी सब चीज़ों का असेसमेंट करना है। फिर जो फॉल हुआ, फॉल किस वजह से हुआ? क्योंकि ये सोए तो ठीक थे, जब ये रात में बाथरूम करने के लिए उठे तो इनको थोड़ी ना पता था कि मुझे स्ट्रोक हो गया है। ये तो उसी स्टाइल से उठे, जैसे ही उठ के बेड के नीचे उन्होंने पैर रखने की कोशिश करी, लोड ही नहीं ले पाए, धड़ाम से गिरे। अब उस धड़ाम से गिरने में कई बार सर में चोट लग सकती है तो हेड इंजरी हो सकती है, रीढ़ की हड्डी में चोट लग सकती है तो कोई स्पाइनल फ्रैक्चर है, कोलैप्स हो सकता है, या पैर की हड्डी, हाथ की हड्डी में चोट लग सकती है तो फ्रैक्चर हो सकता है। तो इसलिए ऐसे पेशेंट को कंप्लीट इवैल्यूएशन की ज़रूरत होगी। एक CT स्कैन करना होगा, एग्जामिनेशन करना होगा, पेल्विस का एग्जामिनेशन करना होगा, एक पेल्विस इंक्लूडिंग बोथ हिप जॉइंट का एक्सरे करना होगा। इतनी सारी चीज़ें करोगे तो तुमको समझ में आएगा। तीसरी चीज़, गिरे 3 दिन पहले, 3 दिन में 3 छोटे अस्पतालों में गए, वहाँ पे अपने अपने हिसाब से इलाज हुआ, चौथे दिन तुम्हारे पास आए। अब आए तो तुम देख रहे हो थोड़ा खांस रहे हैं, थोड़ा सा बुखार है, थोड़ा सा पल्स बढ़ा हुआ है। तो अब क्या हुआ कि जब ये व्यक्ति बेड रिडन हो गया 3 दिन से, क्या हो गया? तो बेड रिडन होने के जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो इनमें आने लगे। क्या क्या होते हैं बेड रिडन होने के कॉम्प्लिकेशन? कि धीरे धीरे हाथों पैरों का जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो रुकने लगता है। क्या होने लगता है? क्लॉग होने लगता है। तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस नामक एक कॉम्प्लिकेशन होने लगता है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस बोलो। जो वेन बहुत अंदर है, जो दिख नहीं रही है, उसके अंदर ब्लड का थक्का जम जाने से डीप वेन थ्रोम्बोसिस होने लगती है। आदमी लेटा है, चल नहीं रहा है, दौड़ नहीं रहा है, मूव नहीं कर रहा है, पॉटी नहीं जा रहा है, बिस्तर पे लेटा है, तो उसके लंग के 3 लोबों में से खाली अपर लोब एक्सपैंड करेगा। छोटी छोटी सांस ले रहा है, ऐसी नहीं ले रहा, तो तीनों लोब एक्सपैंड नहीं करते, तो लंग के निचले हिस्से सफ़ेद होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं? उसको कहते हैं ऑर्थोस्टैटिक निमोनिया। क्या बोलेंगे? ऑर्थोस्टैटिक निमोनिया। जब मरीज को बिस्तर पे लिटा दो, वो खाली छत देख रहा है,
उसकी सारी एक्टिविटी बंद हो गई, उसके सारे प्रोग्राम्स बंद हो गए, जा नहीं पा रहा है, पॉटी जाने के लिए, पानी पीने के लिए डिपेंडेंट हो गया, तो वो एंग्शियस होने लगता है और डेलीरियस होने लगता है, कंफ्यूज्ड होने लगता है, चिड़चिड़ाने लगता है, उसको एग्जाइटी होने लगती है, वो नाराज़ होने लगता है, परेशान होने लगता है, हेलुसिनेशंस होने लगते हैं। तो ये सारे मानसिक जो कॉम्प्लिकेशंस या सिम्टम्स हैं जो मरीज़ में आने लगते हैं 3-4 दिन की एक्यूट बीमारी के अंतर्गत। इस तरीके का प्रेजेंटेशन लेके एक वृद्ध आदमी आएंगे, इस प्रेजेंटेशन को हम लोगों को समझना होगा, आंकलन करना होगा और सही डायग्नोसिस तक अर्लीस्ट पहुंचाना होगा, जिससे कि हम उनका इलाज शुरू कर सकें। आप समझे? दिस इज़ हाउ टू अप्रोच द एल्डरली। एनी क्वेश्चंस? चलो, गुड। थैंक यू सर।